नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस पर। रोज़ की तरह आज भी हम सामान्य हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आप सब लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और सेशन को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए भाई, और सेशन को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं और हमारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का लाभ उठा सकें। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है हर एग्ज़ाम की दृष्टि से। चलिए भाई, आशा करते हैं आप सभी लोगों ने शेयर कर दिया होगा और सब लोग जुड़ भी गए होंगे। चलिए विचार पढ़ लेते हैं। अब विचार क्या है आज का? जो अपनी जुबान से अपनी मेहनत का जिक्र नहीं करते, उनका जिक्र एक दिन सबकी जुबान पे होता है। ऐसे लोग जो अपनी मेहनत का अपनी जुबान से जिक्र नहीं करते कभी, ऐसे लोगों का जिक्र जो है एक दिन सबकी जुबान पे होता है कि भाई बहुत मेहनती है, भाई बहुत अच्छा लड़का है या बहुत अच्छी लड़की है, या इसने बहुत मेहनत की है। वो एक दिन उस मुकाम को हासिल करता है कि उसकी जुबान का जिक्र होता है सब में। तो इस बात को आप बिल्कुल मत सोचो या अपने ध्यान में मत रखो कि कोई आपकी तारीफ़ करे, क्योंकि जब आप तारीफ़ लायक काम करेंगे ना तो लोग खुद ही आपकी तारीफ़ कर देंगे। इस सब को आप अभी बिल्कुल मत सोचो, ठीक है? क्योंकि आपके काम को देखकर जब आप उस लायक हो जाएंगे तो लोग खुद ही आपकी तारीफ़ कर देंगे। आप बस कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत रखिए, फल आपको खुद ही प्राप्त हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले अब प्रश्न पर। प्रश्न है, प्रसन्नता शब्द कौन सी ध्वनि है? प्रसन्नता शब्द दिया हुआ है और हमसे पूछा है भाई इसकी ध्वनि कौन सी है। संयुक्त ध्वनि है, संपृक्त ध्वनि है, युग्मक ध्वनि है, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। प्रसन्नता शब्द कौन सी ध्वनि है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है इस प्रकार का प्रश्न। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। अच्छा प्रश्न है। चलिए भाई आंसर ले लेते हैं। क्या होगा? प्रसन्नता क्या हो रहा है इसमें? एक पूरे अक्षर के साथ साथ एक आधा अक्षर भी बना हुआ है। एक आधा अक्षर बना हुआ है। क्या? न के साथ पूरे वर्ण के साथ एक आधा भी बना हुआ है। आदि ने प्रसन्नता। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, युग्मक ध्वनि है। ठीक है, जब ऐसी शब्द लिखे हुए हों, ऐसे वर्ण प्रसन्नता, जैसे ये है, जैसे बच्चा, तो उसमें युग्मक ध्वनि होती है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, वह वर्ण है, कैसा वर्ण है ये आपको बताना है। तालव्य है, दंतोष्ठ है, ओष्ठ है, या मूर्धन्य है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए भाई। वह कैसा वर्ण है बहुत महत्वपूर्ण है और जाने कितनी ही बार एग्जाम में पूछा गया है। वह कैसा वर्ण है? चलिए आंसर ले लेते हैं। क्या होगा? तालव्य है, दंतोष्ठ है, ओष्ठ है, मूर्धन्य है। तो वह हमारा जो है ये बी ऑप्शन हमारा सही है, दंतोष्ठ है। वर्णमाला में अकेला ऐसा अक्षर है, ऐसा वर्ण है ये जो दंतोष्ठ है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। वर्णमाला में अकेला ऐसा वर्ण है ये जो दंतोष्ठ है, तो वह दंतोष्ठ है भाई। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं? संख्या बतानी है कितने हैं भाई। 6 हैं, 8 हैं, 9 हैं, या 10 हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं? चलिए आंसर ले लेते हैं। क्या होगा? 6 होंगे क्या? नहीं भाई, कैसे नहीं होंगे? हम तो बोल रहे हैं 6 होंगे।
अंतस्थ कौन कौन से होते हैं? ये रे लेवे, ये रे लेवे ये अंतस्थ होते हैं। और ऊष्म कौन कौन से होते हैं? तीनों से और है, ये ऊष्म होते हैं और ये अंतस्थ होते हैं। तो 4 तो अंतस्थ हो गए और 4 ऊष्म हो गए, तो कितने हो गए? 8 हो गए। ठीक है, अंतस्थ और ऊष्म कितने हैं? 8 हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो तब वह क्या कहलाता है? जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो उसे क्या कहते हैं भाई? हम ये आपको बताना है। संयुक्त ध्वनियाँ कहते हैं, युग्मक ध्वनियाँ कहते हैं, संपृक्त ध्वनियाँ कहते हैं, या पारंपरिक ध्वनियाँ कहते हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वह क्या कहलाता है? अभी मैंने बताया है आपको, ऊपर ही तो कराया है ये प्रश्न। जैसे शब्द दिया हुआ हो हमसे दिल्ली, ठीक है, बच्चा, ठीक है, तो क्या हो गया? बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, युग्मक ध्वनियां हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से समूह में है? कौन सा समूह इनमें ऐसा है जिनमें सभी स्पर्श व्यंजन हैं और कोई व्यंजन नहीं है? जितने भी व्यंजन दिए हुए हैं सब स्पर्श व्यंजन हैं। जल्दी से देखिए और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कौन से सही हैं। के, रे, ले, है, ये, से, दे, रे, के, चे, पे, दे, है, से, रे, वे। कौन कौन से ऐसे हैं जो स्पर्श व्यंजन में आते हैं और किसी व्यंजन में नहीं आते? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। चलिए भाई आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? से, है, ये तो भाई उसमें आते हैं, तो ये तो कट गया ऑप्शन। और रे जो है ये अंतस्थ में आता है और से उसमें आता है, और ये और रे ये किस में आता है? अंतस्थ में आता है, ये भी कट गया, ये भी कट गया। सी ऑप्शन अकेला बचा जिसमें केवल ऐसे व्यंजन हैं जो स्पर्श व्यंजन हैं। ठीक है, चे, के, पे, दे, ये सभी ऐसे व्यंजन हैं जो स्पर्श व्यंजन हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। यहाँ पे रेखांकित है भाई, रेखांकित चिन्ह को पहचानना है आपको। पूर्ण विराम है वो, प्रश्नवाचक चिन्ह है, अल्प विराम है, या लाघव चिन्ह है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कौन सा चिन्ह है वो? मुझे बाहर जाना है। चलिए भाई आंसर लेते हैं, क्या होगा? जो किसी वाक्य के पूरा होने के बाद लगता है उसे पूर्ण विराम कहते हैं। भाई ये वाक्य पूरा हो गया है, मुझे बाहर जाना है, तब इसके बाद लगाए ये, तो इसे पूर्ण विराम कहेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। आकाश पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह है, जो आकाश पाताल के बीच ये लगा हुआ है, इसे क्या कहते हैं? हम अल्प विराम कहते हैं, विस्मयादि बोधक कहते हैं, योजक कहते हैं, या उद्धरण कहते हैं? क्या कहते हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। अच्छा प्रश्न है ये और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है भाई। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? आकाश पाताल दिया हुआ है और इसके बीच में जो दिया हुआ है, वैसे इसमें द्वंद्व समास होगा आकाश और पाताल में, क्योंकि हाइफन बीच में लगा हुआ है, जिसे क्या कहते हैं? योजक चिन्ह कहते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, विराम का अर्थ है। विराम का अर्थ क्या होता है? चलना, ठहरना या रुकना, बिछुड़ना या स्वर? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा।
इससे आसान क्या ही कोई प्रश्न होगा भाई। विराम का अर्थ बी ऑप्शन सही है, ठहरना या रुकना होता है भाई। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। शुद्ध शब्द छांटना है भाई। अभ्यस्त लिखा हुआ है और आपको देखना है कि अभ्यस्त शुद्ध तरीके से कैसे लिखा जाता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, कौन सा ऐसा है जो अभ्यस्त शुद्ध लिखा हुआ है। कौन से ऑप्शन में अभ्यस्त शब्द शुद्ध लिखा हुआ है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। अच्छा प्रश्न है और ये कई बार पूछा गया है। अभ्यस्त शुद्ध वर्तनी। चलिए, कभी कभी ऐसा होता है एक ही एग्जाम में कई सारे प्रश्न आ जाते हैं शुद्ध वर्तनी से, क्योंकि वर्तनी का शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। चलिए चलते हैं, अब देख लेते हैं आंसर क्या होगा। अभ्यस्त, था नहीं होता है अभ्यस्त, गलत है। अभियस्त, अभी नहीं होता है भाई। अभ्यस्त, ये तो बिल्कुल नहीं है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, अभ्यस्त। ठीक है, भय आधा बनेगा, अभ्यस्त। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही है भाई। प्रश्न है, निम्न में शुद्ध शब्द छांटिए। ये भी शुद्ध हमें छांटना है भाई। कौन सा होगा शुद्ध, ये आपको बताना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। आगामी, केंद्रीय, अधीन या दीक्षा, कौन सा शुद्ध लिखा हुआ है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। मतलब 3 अशुद्ध लिखे हुए हैं, 1 शुद्ध लिखा हुआ है, वो शुद्ध आपको बताना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। गलती पकड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन यदि कोई हमसे ये कहे कि शुद्ध बताओ तो थोड़ा कठिन होता है वो प्रश्न। लेकिन अशुद्ध पूछे हमसे तो हम बड़ी जल्दी बता देंगे, लेकिन शुद्ध थोड़ा कठिन पड़ता है। चलिए, शब्द दिया हुआ है क्या, दीक्षा। क्या दीक्षा ऐसे ही लिखा जाता है? बिल्कुल नहीं लिखा जाता। कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है, दीक्षा। आगामी शब्द दिया है, क्या आगामी होता है या आगामी होता है? आगामी होता है, बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। केंद्रीय, क्या केंद्रीय सही लिखा हुआ है? नहीं जी, गलत लिखा हुआ है। कैसे लिखा जाता है केंद्रीय? केंद्रीय लिखा जाता है ऐसे। ठीक है, तो कौन सा सही हुआ? अधीन बिल्कुल सही हुआ। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है भाई। गलत आप छांट लो, सही अपने आप निकल के बाहर आ जाएगा, मैं सही हूँ। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो आपको ये बताना है कि कलेश जो है वो शुद्ध कैसे लिखा जाता है। कलेश, इस शब्द से सभी परिचित होंगे। तो आपको अब ये बताना है कि आपका पसंदीदा ये शब्द लिखा कैसे जाता है शुद्ध वर्तनी में। चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। कलेश शुद्ध वर्तनी कैसे लिखा जाता है भाई, इस शब्द के बारे में आपको बताना है। सबका पसंदीदा शब्द। चलिए, ए ऑप्शन गलत है भाई। कैसे गलत है? ये जो सही है उससे पता चल जाएगा कैसे गलत है। बी भी गलत है और डी भी गलत है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आधा क्या बनेगा और लय से शारदा वाली से बनेगी, तब कलेश बिल्कुल सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध बताना है और शब्द कौन सा बताना है? नरक। नरक जो शब्द है वो कैसे लिखा जाता है ये बताना है आपको, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, नरक शब्द कैसे लिखा जाता है शुद्ध वर्तनी में। अच्छा प्रश्न है भाई, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ज़्यादा बड़े बड़े प्रश्न नहीं आते हैं। पैट के एग्ज़ाम में आसान प्रश्न आते हैं, लेकिन थोड़े कंफ्यूज कर देते हैं। बस आसान आते हैं, पेपर आसान आता है, बस थोड़ा कंफ्यूज कर देता है, ऐसा आता है। चलिए अब आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। नरक जो शब्द है वो शुद्ध ऐसे लिखा जाता है जैसे ए ऑप्शन में लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए
चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, संहार का सही संधि विच्छेद है। शब्द दिया हुआ है हमारा संहार और इसका सही संधि विच्छेद हमें बताना है क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से छांट के आपको बताना है कौन सा सही होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई। प्रश्न बहुत ही अच्छा है और इससे कई सारे प्रश्न आपके कवर होने वाले हैं। चलिए जल्दी से आंसर दे दीजिए अब आप। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। संहार का सही संधि विच्छेद है, जब भी कहीं अंक की बिंदी लगी हो तो आपको क्या करना है, अंक की बिंदी का मैं होगा और मैं के बाद वो हलंत लगेगा। ठीक है, तो किस में मैं लग रहा है, से तो सही रहेगा। मैं लगा हुआ है और मैं में हलंत लगा हुआ है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अंक की बिंदी की जगह पे मैं लगाओ और उसमें हलंत लगा दो। ठीक है, क्या हो गया, संहार। चलते हैं, इसमें कौन सी संधि है भाई, व्यंजन संधि है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, निश्चय शब्द में कौन सी संधि है। गुण संधि है, दीर्घ संधि है, यण संधि है या विसर्ग संधि है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा और ये भी कमेंट कीजिएगा निश्चय शब्द का संधि विच्छेद कैसे होगा, क्योंकि संधि विच्छेद तो आपको करना पड़ेगा। जो संधि विच्छेद कर लेगा उसका ही सही होगा, उसे ही पता चलेगा कैसी संधि है, इसमें कौन सी संधि है। जो संधि विच्छेद नहीं करेगा उसे कैसे पता चलेगा कौन सी संधि है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, संधि विच्छेद कैसे होगा और कौन सी संधि है। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। निश्चय शब्द दिया हुआ है, इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे, ऐसे इसका संधि विच्छेद होगा, निह धनचय। ठीक है, तो कौन सी संधि हो गई, जब विसर्ग लग गया तो विसर्ग संधि हो गई, पूछने की बात ही नहीं है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, रातों रात शब्द में समास है। शब्द दिया हुआ है भाई रातों रात और इसमें समास बताना है हमें। तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है या अव्ययीभाव समास है। हाथों हाथ एक शब्द होता है, हाथों हाथ एक शब्द होता है, रातों रात। ठीक है, दिनों दिन भी होता है। ऐसे जो शब्द हैं उनमें कौन सा समास होता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। तत्पुरुष समास होगा, द्वंद्व समास होगा, द्विगु समास होगा या अव्ययीभाव समास होगा। जल्दी से आंसर दीजिएगा, अच्छा प्रश्न है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस प्रश्न में, उन्हें लगता है कि इसमें द्वंद्व समास होगा। भाई द्वंद्व समास क्यों होगा, इसका समास विग्रह करो। रात ही रात में, रातों रात, रात ही रात में, हमने रातों रात ये काम कर दिया, मतलब रात ही रात में काम खत्म कर दिया, रात ही रात। इसमें और कहाँ लग रहा है, इसमें हाइफन कहाँ लग रहा है, और रात ही रात एक दूसरे के विपरीत कहाँ होते हैं। रात और दिन होता तब द्वंद्व समास होता, लेकिन रात दिन नहीं दिया हुआ है, रातों रात। जब एक जैसे दो शब्द दिए हुए हों तो वहाँ पे द्वंद्व समास नहीं होता है, वहाँ पे अव्ययीभाव समास होता है, क्योंकि एक रात यहाँ पे अव्यय है। ठीक है, रात में ही कर देते तो भी कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन उन्होंने रात ही रात, 2 रात लगाने की ज़रूरत नहीं थी, एक रात इसमें अव्यय है, इसलिए इसमें अव्ययीभाव समास है। जैसे हाथों हाथ, हाथों हाथ में भी अव्ययीभाव समास है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ऐसे प्रश्न यदि आए एग्जाम में तो आपको अव्ययीभाव समास लगाना है जब एक जैसे 2 शब्द दिए हुए हों मिलाकर। ठीक है, चलिए यदि विपरीत हों एक दूसरे के और मिला के दिए हुए हों तब अलग बात है, लेकिन रातों रात या हाथों हाथ ये विपरीत नहीं है एक दूसरे के, तो इसमें अव्ययीभाव समास होगा। सोचने वाली बात नहीं है, द्वंद्व समास होगा ही नहीं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, मृगनयन में समास है। अव्ययीभाव समास है, कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है या द्वंद्व समास है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई, मृगनयन में कौन सा समास है।
अच्छा प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ये प्रश्न दो तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है, एक तो मृगनयन और एक मृगनयनी। ठीक है, मृगनयनी। मृगनयनी यदि पूछा हो, मृगनयनी शब्द में कौन सा समास है, तो कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों ऑप्शन में दे रखे हों तो आपको बहुव्रीहि लगाना है, कर्मधारय को छोड़ देना है। लेकिन यदि मृगनयन बोला हो तो आपको बहुव्रीहि नहीं लगाना है, तो आपको कर्मधारय लगाना है। क्यों? क्योंकि ये मृग के समान नयन, मृग के समान नयन, नयन की विशेषता है कि वो मृग के समान है। ठीक है, विशेषता बता रहा है, तो इसमें कर्मधारय समास है भाई। और यदि मृगनयनी होता तो इसका समास विग्रह ऐसे होता, मृग के समान है नयन जिसके। वो कोई भी हो सकता है जिसके लिए बोला गया है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, इसमें बहुव्रीहि समास होता मृगनयनी में, और मृगनयन में कर्मधारय समास है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है मच्छिका किसका तत्सम शब्द है भाई। मच्छिका शब्द दिया हुआ है और पूछा है हमसे किसका तत्सम है, मछली का, मक्खी का, मच्छर का या मिट्टी का। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और जाने कितनी ही बार एग्जाम में पूछा गया है और कितने ही लोगों का गलत भी हुआ है। चलिए भाई, मच्छी का तो बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है भाई, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, जिनको आता है वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं। मच्छी का किसका तत्सम शब्द है। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। जो मच्छी का है ये मछली का नहीं है, मच्छर का नहीं है, मिट्टी का भी नहीं है, मक्खी का है भाई। आपको याद रखना है, मच्छी का जो है वो मक्खी का तत्सम शब्द है। मछली का तत्सम शब्द क्या है भाई, मत्स्य। मच्छर का तत्सम शब्द क्या है, मशक। ठीक है, याद रखना है, मच्छर का तत्सम शब्द मशक है, मिट्टी का तत्सम शब्द मृत्तिका है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। रचना के आधार पर नहीं पूछ रहा है भाई, उत्पत्ति के आधार पर पूछ रहा है। आपको ये भी ध्यान देना है कि ये भेद जो पूछ रहा है ये किस आधार पर पूछ रहा है। ठीक है, क्योंकि अलग अलग आधार पर अलग अलग भेद होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर आपको बताना है कितने भेद हैं शब्द के। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, 7 होते हैं। जल्दी से आंसर दीजिएगा भाई। आपको यदि ऐसे किसी प्रश्न पर तुक्का लगाना हो, जैसे ये दे रखा है उत्पत्ति के आधार पर प्रश्न, तो सबसे बड़ा जो ऑप्शन है उसे छोड़ दो और जो सबसे छोटा है उसे छोड़ दो। 3 नहीं होने का और 7 नहीं होने का, आपको 5 या 4 में से तुक्का लगाना है। कभी भी ऐसा नहीं है कि आप बड़े पे तुक्का लगा दो या छोटे पे लगा दो, ऐसा नहीं है। आपको सबसे छोटी संख्या को छोड़ देना है और सबसे बड़ी संख्या को छोड़ देना है, सब में नहीं करना है भाई। मैं तो एक तरीका बता रही हूँ, किसी को बिल्कुल नहीं आता हो, नील बटे सन्नाटा हो कोई, तब तो आपको 4 या 5 में लगाना है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है, 4। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से, रचना या बनावट के अनुसार, दूसरा है वाक्य में प्रयोग के अनुसार, तीसरा है व्याकरणिक नियम के अनुसार, चौथा है अर्थ की दृष्टि के अनुसार। ठीक है, ये 4 उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है निम्न में तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम शब्द कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। नेह नहीं है, नगन नहीं है, क्षमा नहीं है या नख नहीं है। अच्छा प्रश्न है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। याद रखना है, नहीं है पूछा है, और वो भी क्या, तत्सम नहीं है। चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। आंसर ले लेते हैं भाई, क्या होगा। नेह, नगन, क्षमा या नख। नख क्या है, नख तो तत्सम है क्योंकि इसका तो तद्भव नाखून होता है। क्षमा ये तो तत्सम है क्योंकि ये क्षमा तो ऐसे लिखा जाता है तब तद्भव होता है, छाता वाला 6 बना के। नगन, नगन भी तत्सम है
क्योंकि वस्त्र रहित बोलेंगे इसे तत्सम तद्भव भाषा में, ठीक है। नेह, नेह जो है हमारा ये तत्सम नहीं है, तद्भव है नेह। आपको जानकर आश्चर्य होगा नेह शब्द का तत्सम क्या होगा, स्नेह, स्नेह होगा नेह शब्द का तत्सम, ये तद्भव है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सुंदर का पर्यायवाची शब्द है, चारु है, केसी है, अम्बुद है या पुष्कर है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सुंदर का पर्यायवाची शब्द है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई, अच्छा प्रश्न है। सुंदर, चलिए। पुष्कर किसका है भाई, आकाश का है। अम्बुद किसका है, बादल का है। केसी किसका है, शेर का है। आपको ना पता हो तो याद रखना है, शेर का पर्यायवाची है केसी। चारु, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, चारु सुंदर को कहते हैं, ठीक है। सुंदर का पर्यायवाची है चारु। चलिए, आशा करते हैं आपको सेशन अच्छा लगा होगा। इतनी देर तक बने रहने के लिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। धन्यवाद।